अभी सोचा है, साल है 1991। इंडिया इतना बड़ा देश और उसके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में 1 बिलियन यूएसडी से भी कम है। ओह, हाँ, मतलब इतना कम कि हम सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए जरूरी सामान जैसे पेट्रोल इंपोर्ट कर सकते थे। बेसिकली द कंट्री वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी माय गॉड। एंड टुडे वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। तो ये ऑलमोस्ट मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? यही है इंडिया के प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रोलर कोस्टर कहानी। वाओ। इस इनक्रेडिबल जर्नी को पूरी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा काम कर दो। जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, लाइक का बटन आजमा लो और हाँ, वो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। एग्जैक्टली। और आज हम इस कहानी के हर चैप्टर को मतलब एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। हाँ। हम शुरू करेंगे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में प्लानिंग के पहले आइडिया से। फिर हम डाइव करेंगे आजाद इंडिया के फेमस 5 ईयर प्लान्स की दुनिया में। ओके। उसके बाद हम उस हिस्टोरिक मोमेंट द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को डीकोड करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। और फाइनली हम समझेंगे आज के नीति आयोग के रोल को। सो गेट रेडी फॉर अ सुपर डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन दोस्त। चलो तो फिर एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आइडिया ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमी? मतलब इसका फंडा क्या है? ए हेडिंग व्हाट इज अ प्लान्ड इकोनॉमी। बी देखो बेसिकली एक प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जहां स्टेट यानी द गवर्नमेंट ड्राइवर सीट पर बैठती है। अच्छा। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ग्रोथ की मेन प्रायोरिटीज क्या होंगी। मतलब देश के रिसोर्सेज, पैसा, लोग, जमीन सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल होंगे। प्राइवेट सेक्टर हो सकता है पर उसका रोल बड़ा या छोटा ये गवर्नमेंट के प्लान पर डिपेंड करता है। ओके, सो द गवर्नमेंट इज लाइक द कैप्टन ऑफ द शिप। कोई रियल लाइफ एग्जांपल है इसका? बिल्कुल, इसे एक फैमिली बजट की तरह सोचो। हम्म। द फैमिली हेड जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करता है कि इस साल पैसा कहाँ खर्च होगा। बच्चों की हायर एजुकेशन पर, घर के रेनोवेशन पर या फ्यूचर के लिए सेविंग्स में। राइट। प्राइवेट सेक्टर फैमिली के वो मेंबर्स हैं जो अपनी जॉब से कमाते हैं और अपनी मर्जी से भी कुछ खर्च कर सकते हैं। बट जो बड़ा डायरेक्शन है वो फैमिली हेड ही सेट करता है। समझे। दैट मेक्स इट सुपर क्लियर। चलो इस कॉन्सेप्ट को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। देखो, आजाद इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग पर बेस्ड था। हमारे लीडर्स ने सोचा कि मार्केट के हवाले देश को नहीं छोड़ सकते। सही बात है। बैकग्राउंड और ये कितना बड़ा शिफ्ट है। 1970s तक प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ही लिमिटेड था, अ रेजिडुअरी वन, और आज इट डोमिनेट्स द इंडियन इकोनॉमी। कोर लॉजिक यहाँ ना दो एक्सट्रीम मॉडल्स को समझना जरूरी है। ओके। एक तरफ है कमांड इकोनॉमी। यहाँ गवर्नमेंट का टोटल कमांड होता है, ऑलमोस्ट 100% कंट्रोल। एग्जांपल्स हैं कम्युनिस्ट चाइना एंड इट्स अर्ली डेज, द अर्स्टवाइल यूएसएसआर और आज का नॉर्थ कोरिया। प्रॉब्लम पता है क्या है? ये इकोनॉमीज सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाती। जब सब कुछ स्टेट कंट्रोल करती है तो इनोवेशन और एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है मार्केट इकोनॉमी। यहाँ स्टेट का रोल बहुत लिमिटेड होता है, लाइक अ रेफरी इन अ फुटबॉल गेम। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसेस सब कुछ मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दिया जाता है। Real world impact. So India's planning gave it a much needed direction in the initial decades after independence, but later a market based model की जरूरत फील हुई, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। राइट। कंक्लूजन तो इन शॉर्ट एक प्लान्ड इकोनॉमी एक टूल है जिसे इंडिया ने अपनी यूनिक सर्कमस्टेंसेस, अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया। वेट आपने कमांड इकोनॉमी मेंशन किया, वो प्लान्ड इकोनॉमी जैसा ही लगता है। इज देयर अ रियल डिफरेंस या ये मोर और लेस सेम चीज है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। याद रखना, कमांड इकोनॉमी एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्लानिंग है जहां स्टेट का ऑलमोस्ट 100% कंट्रोल होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, प्रोडक्शन पर, मतलब सब कुछ। ओके। एक planned economy, on the other hand, is a broader term. It can have significant space for the private sector to operate, जैसा इंडिया में था। So all command economies are planned, but not all planned economies are command economies. I see. But why didn't a country like India, a democracy, just adopt a full market economy right after independence? मतलब अमेरिका की तरह? इसके दो बड़े रीजंस थे। पहला, उस वक्त हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं। जो आज़ादी से पहले था वो बहुत छोटा था। देश को जीरो से बिल्ड करना था और उसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी था। दूसरा, हमारे लीडर्स इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पर बहुत फोकस कर रहे थे और उन्हें डर था कि एक प्योर मार्केट इकोनॉमी अमीर और गरीब के बीच का गैप और बढ़ा देगी। That makes sense. आपने नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल दिया एज अ कमांड इकोनॉमी। इज इट कंसिडर्ड अ सक्सेसफुल मॉडल टुडे? बिल्कुल नहीं। इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द मॉडल्स लिमिटेशंस। वहां इनोवेशन और एफिशिएंसी की इतनी कमी है कि देश अपने लोगों को बेसिक नेसेसिटीज भी ठीक से प्रोवाइड नहीं कर पाता। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। You keep mentioning market forces. In a market economy, what exactly is this market? मतलब ये है कहाँ? द मार्केट इजंट अ फिजिकल प्लेस। मार्केट का मतलब है बायर्स और सेलर्स का इंटरैक्शन। अच्छा। कॉफी खरीदता है, दे आर पार्ट ऑफ द कॉफी मार्केट। ये इंटरैक्शन ही डिमांड और सप्लाई क्रिएट करता है और उससे प्राइसेस डिसाइड होती हैं बिना गवर्नमेंट के ज्यादा इंटरफेरेंस के। यही मार्केट इकोनॉमी का कोर इंजन है। That's a very simple explanation for a complex idea. So, last question on this. Is India a pure market economy today? नहीं, इंडिया आज भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, और मार्केट का भी। वी हैव फाउंड आवर ओन बैलेंस व्हिच कीप्स इवॉल्विंग। Okay, this is a core concept. Now pause and practice saying, a planned economy is directed by the state, while a market economy is driven by demand and supply. मिनी रिकैप। In short, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा ग्रोथ को एक स्ट्रेटेजिक दिशा देना।
तो अब सवाल उठता है, ये प्लानिंग का आइडिया इंडिया में आया कहाँ से? हेडिंग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया प्री इंडिपेंडेंस। देखो, आजादी के बाद सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग अडॉप्ट करने के पीछे अ नंबर ऑफ रीजंस थे। एक, जैसा हमने डिस्कस किया, प्राइवेट सेक्टर का न होना। हाँ। दूसरा, उस टाइम सोवियत यूनियन का 5 ईयर प्लान मॉडल बहुत सक्सेसफुल लग रहा था। तीसरा, इंडिया इतना डाइवर्स है तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की जरूरत थी। और फाइनली, नेहरू जी का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। आई लव दिस एनालॉजी फॉर इट। सोचो, एक स्टार्टअप शुरू हो रहा है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट इंडिया। द फाउंडर्स यानी हमारे नेशनल लीडर्स के पास रिसोर्सेज बहुत कम है, कैपिटल लिमिटेड है। वो मार्केट के भरोसे नहीं बैठ सकते कि कस्टमर्स आएंगे या नहीं। उन्हें एक डिटेल बिजनेस प्लान बनाना होगा। पहले साल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे, दूसरे साल मार्केटिंग, इंडस्ट्री पर। यही था प्लानिंग का कोर आइडिया। बिल्कुल, और ये आइडिया अचानक 1947 में नहीं आया। इसकी जमीन बहुत पहले से तैयार हो रही थी। स्कूल के दौरान इसके लिए अटेम्प्ट्स शुरू हो गए थे। राइट। बैकग्राउंड, द एक्सपीरियंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की भावना को बहुत मजबूत किया था। राइट। वी वांटेड टू बिल्ड आवर ओन डेस्टिनी। कोर लॉजिक। और इस दौरान कई इंटरेस्टिंग प्लान्स प्रपोज किए गए। सबसे पहले 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया, ही वाज अ ब्रिलियंट इंजीनियर एंड स्टेट्समैन। हाँ। अपनी बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में उन्होंने 10 ईयर प्लान का सजेशन दिया। उनका गोल था 10 साल में देश की नेशनल इनकम डबल करना, और उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए गवर्नमेंट को लीड लेनी होगी। फिर 1938 में आई नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया था और इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। इसका फोकस था हेवी इंडस्ट्रीज पर, जैसे स्टील और मशीन्स, जो पब्लिक ओनरशिप यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। हाँ, उनका दूसरा फोकस था लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ताकि गांव में गरीबी कम हो। और फिर 1944 में एक अलग एंगल से आया बॉम्बे प्लान। दिस वाज प्रपोज्ड बाय इंडियाज टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट्स लाइक जेआरडी टाटा एंड जीडी बिरला। अच्छा। उनका फोकस कंज्यूमर गुड्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन पर था। उनके प्लान में स्टेट का रोल था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और इंडियन इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना। मतलब सोचने का ढंग बिल्कुल अलग था। हाँ, और 2 प्लान्स और थे। एक था पीपल्स प्लान, जिसे एम.एन. रॉय और इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर ने प्रपोज किया। इसका एम्फेसिस था एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने पर और वेज गुड्स पर, यानी ऐसी चीजें बनाना जो आम मजदूर अपनी सैलरी से खरीद सके। राइट। और आखिर में 1944 में ही गांधीयन प्लान आया बाय एस.एन. अग्रवाला। इसमें, जैसा कि नाम से पता चलता है, डिसेंट्रलाइजेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और कॉटेज इंडस्ट्रीज पर जोर था। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इन सारे अलग अलग प्लान्स ने आजादी के बाद की एक्चुअल प्लानिंग की नींव रखी। इन्होंने अलग अलग आइडियोलॉजीज को आमने सामने ला दिया। ये दिखाता है कि प्लानिंग का आइडिया इंडिया के लिए कोई विदेशी कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि आजादी की लड़ाई का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था। नाउ अ की पर्सनैलिटी हियर इज सर एम विश्वेश्वरैया। ही वाज एन इंजीनियर। तुम्हें क्या लगता है उनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग में कैसे जागा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो जापान की रैपिड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के न्यू डील से बहुत इंस्पायर्ड थे। अच्छा। न्यू डील अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन के बाद इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम था। विश्वेश्वरैया जी ने देखा कि स्टेट इंटरवेंशन से इकोनॉमी को पटरी पर लाया जा सकता है। बिल्कुल सही। नाउ बॉम्बे प्लान और नेशनल प्लानिंग कमेटी के प्लान में फंडामेंटल डिफरेंस क्या था? दोनों प्लानिंग चाहते थे, पर उनकी सोच में क्या अंतर था? मतलब नेहरूज विजन, वो चाहती थी कि हेवी इंडस्ट्रीज पब्लिक ओनरशिप में हो, यानी गवर्नमेंट लीड करे। जबकि बॉम्बे प्लान प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रपोजल था, जो स्टेट से सिर्फ सपोर्ट चाहते थे, लीड खुद करना चाहते थे। बेसिकली इट वाज अ पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लीड डिबेट। परफेक्ट। अब थोड़ा सोचो, डज द गांधीयन प्लान साउंड अ बिट लाइक टुडेज आत्मनिर्भर भारत मिशन? हाँ, काफी हद तक। डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर को नीचे तक ले जाना और लोकल इंडस्ट्रीज और सेल्फ रिलायंस पर फोकस, ये कोर आइडियाज काफी मिलते जुलते हैं। इट शोज हाउ सम आइडियाज इन इकोनॉमिक्स आर टाइमलेस। कूल ना? Indeed. The People's Plan focused on wage goods. What does that simple term mean and why was it important? वेज गुड्स का मतलब था ऐसी बेसिक चीजों का प्रोडक्शन करना जो एक आम मजदूर अपनी डेली वेज या दिहाड़ी से खरीद सके, जैसे अनाज, कपड़ा, तेल। Right. ये important इसलिए था क्योंकि ये प्लान ग्रोथ को सीधे आम आदमी की जरूरतों से जोड़ रहा था, ना कि सिर्फ बड़ी फैक्ट्रीज बनाने से। एक्सीलेंट पॉइंट। सो माय लास्ट क्वेश्चन, इतने सारे प्लान्स थे, बट वर एनी ऑफ दीज प्री इंडिपेंडेंस प्लान्स एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड? नहीं, ये सब ब्रिटिश रूल के अंडर सिर्फ प्रपोजल्स या ब्लूप्रिंट्स थे। लेकिन इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने आजादी के बाद के प्लानर्स को एक रेडीमेड सेट ऑफ आइडियाज और डिबेट के लिए पॉइंट्स दिए। उन्हें जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ा। Excellent. Okay, let's try to remember these names. Practice saying. Pre-independence plans included the Visvesvaraya Plan, the National Planning Committee, the Bombay Plan, the People's Plan, and the Gandhian Plan. F. Mini recap. In short, आजादी से पहले ही इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग के कई ब्लूप्रिंट्स मौजूद थे जो अलग-अलग प्रायोरिटीज और आइडियोलॉजीज को दिखाते थे। A. Heading. Mixed Economy and Planning Goals. B. ओके, सो आजादी के बाद इंडिया ने न तो प्योर कमांड इकोनॉमी मॉडल अपनाया, न ही प्योर मार्केट इकोनॉमी मॉडल। हमने एक बीच का रास्ता चुना जिसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका सिंपल मतलब है मार्केट इकोनॉमी और सोशलिस्ट प्लान्ड इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन। यहाँ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं एंड आइडियली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सी इसका बेस्ट एग्जांपल हर रोज हमारे सामने होता है। इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री को देखो।
BSNL जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो भी सर्विसेज दे रही है, और जियो एयरटेल जो प्राइवेट सेक्टर में है वो भी। हाँ बिल्कुल। हेल्थ केयर में एम्स पब्लिक भी है और फोर्टिस अपोलो प्राइवेट भी। यही मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे क्लियर रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। बिल्कुल। तो इस मॉडल के पीछे की सोच क्या थी? इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को इसलिए अडॉप्ट किया ताकि मार्केट की एफिशिएंसी और स्टेट रेगुलेशन की इक्विटी दोनों के बेनिफिट्स मिल सकें। बेसिकली ट्राइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। राइट। बैकग्राउंड, बट ये मिक्स हमेशा 50-50 नहीं रहा, याद रखना। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले पब्लिक सेक्टर का पलड़ा भारी था, वो डोमिनेट करता था। 1991 के बाद द स्टेट मार्केट मिक्स शिफ्टेड हेवीली टुवर्ड्स द मार्केट। कोर लॉजिक, शुरू में पब्लिक सेक्टर का रोल स्ट्रेटेजिक एरियाज में रखा गया, जैसे एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस प्रोडक्शन, रेलवे पैसेंजर सर्विसेज, जहां देश की सिक्योरिटी या पब्लिक वेलफेयर का सवाल था। प्राइवेट सेक्टर को बाकी एरियाज में काम करने की अनुमति थी, पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। 1991 के बाद डीरेगुलेशन और प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेट सेक्टर का रोल आसमान छूने लगा। द 4 pillars। ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी को बढ़ाना ताकि देश में रिसोर्सेज बढ़ें और गरीबी कम हो। उम्मीद थी ट्रिकल डाउन इफेक्ट के। पिलर 2, मॉडर्नाइजेशन। इसका मतलब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना नहीं था, बल्कि सोशल आउटलुक में भी बदलाव लाना था, जैसे जेंडर इक्वालिटी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन बाय R&D एंड एजुकेशन इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। सेल्फ रिलायंस यानी देश के अपने रिसोर्सेज पे डिपेंड करना और फॉरेन डिपेंडेंस खासकर फूड और कैपिटल गुड्स में कम करना। और पिलर 4 जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस। इसका मतलब है इंक्लूसिव और इक्विटेबल ग्रोथ, यानी ग्रोथ का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक ना पहुंचे, बल्कि समाज के सभी वर्गों तक, खासकर गरीबों तक पहुंचे। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, These 4 goals guided India's development policy for decades. अलग-अलग प्लान्स में किसी एक गोल पर फोकस ज्यादा हो जाता था, बट फंडामेंटली ये चारों पिलर्स हमेशा मौजूद रहे। The mixed economy model and these 4 goals have been the foundation of Indian planning. एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है, द वर्ड्स सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। क्या ये एक ही चीज है या इनमें कोई अंतर है? दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। Excellent question. ये बिल्कुल अलग है। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है कि आपको किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। यू प्रोड्यूस एवरीथिंग योरसेल्फ। ये आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। ओके। सेल्फ रिलायंस का मतलब है अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा करना, अपने पैरों पर खड़े होना, और इंपोर्ट तभी करना जब जरूरी हो, ना कि डिपेंडेंसी के कारण। इट्स अ मोर प्रैग्मेटिक गोल। दैट क्लैरिफाइज इट। अब ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या ये इंडिया में सक्सेसफुल हुआ? द आइडिया इज सिंपल। जब इकोनॉमी का केक बड़ा होगा तो उसका फायदा छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रिकल डाउन होकर, यानी रिस रिस कर गरीबों तक भी पहुंचेगा। इंडिया में ग्रोथ तो हुई, केक बड़ा भी हुआ, पर यह ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत स्लो था। इसीलिए बाद में गवर्नमेंट को पॉवर्टी पर डायरेक्ट अटैक करने वाले प्रोग्राम शुरू करने पड़े। Okay, when we say modernization, most people think of computers and machines, but you said it's also about social outlook. कोई एग्जांपल दे सकती हैं? बिल्कुल। A country can have bullet trains and smartphones, but if women are not allowed to work freely, or if caste discrimination exists, can we call it truly modern? नहीं। नहीं। इसीलिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी बदलाव लाना है, जैसे जेंडर इक्वालिटी को अपनाना और साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना। टेक्नोलॉजी इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। राइट। मेरा अगला सवाल सोशल जस्टिस से जुड़ा है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो क्या वो ऑटोमेटिकली सबकी लाइफ बेटर नहीं करेगी? सोशल जस्टिस को एक अलग गोल बनाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस कैन बी डेंजरस। इट कैन इंक्रीज इनइक्वालिटीज। अमीर और अमीर हो सकते हैं और गरीब और गरीब। इमेजिन एक ऐसी बिल्डिंग बन रही है जिसमें लिफ्ट सिर्फ टॉप फ्लोर्स तक जाती है। ग्रोथ हो रही है, बिल्डिंग ऊंची हो रही है, पर नीचे के फ्लोर वालों को कोई फायदा नहीं। सोशल जस्टिस इंश्योर्स कि लिफ्ट हर फ्लोर पे रुके। That's a powerful image. Last question. After the 1991 reforms, when we opened the economy, did the goal of self-reliance become irrelevant? Not irrelevant, but its definition changed. 1991 से पहले सेल्फ रिलायंस का मतलब था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी इंपोर्टेड चीजों को देश में बनाना। 1991 के बाद सेल्फ रिलायंस का मतलब हो गया ग्लोबल स्टेज पर कॉम्पिटिटिव बनना, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना और ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप करना कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकें। सो द गोल रिमेन्ड, बट द पाथ टू अचीव इट चेंज्ड। Great. These pillars are the foundation. Now pause and practice the 4 long-term goals: growth, modernization, self-reliance, and social justice. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इंडिया ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाया जिसके 4 मेन गोल्स थे: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस। Heading: The Journey of 5-Year Plans, FYPs. तो इन चारों गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिया ने जो रास्ता अपनाया वो था 5 ईयर प्लान्स का। 1951 से शुरू होकर इंडिया ने रैपिड ग्रोथ के लिए एक के बाद एक 5 साल के प्लान्स लॉन्च किए। हर प्लान के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते थे जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने में हेल्प करते थे। इसे अपने 5 ईयर करियर प्लान की तरह देखो। तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना। Okay. फर्स्ट 5 इयर्स तुम स्किल सीखोगे और बेसिक प्रोजेक्ट्स करोगे। दैट्स द फर्स्ट प्लान फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर। अगले 5 इयर्स तुम बड़े और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे। दैट्स द सेकंड प्लान फोकसिंग ऑन हेवी इंडस्ट्रीज। हर फेज का एक क्लियर फोकस होता है। D. Content discussion. इन प्लान्स ने आजाद इंडिया को एक स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट पाथ दिया। और इन प्लान्स के लिए पैसा कहाँ से आता था? The resources came from various sources: gross budgetary support (GBS) from the central government, state budgets, profits of public sector enterprises (PSEs), the domestic private sector, and foreign direct investment (FDI). Core logic:
चलो इस जर्नी को प्लान बाय प्लान समझते हैं, बट इन अ स्टोरी फॉर्मेट. लेट्स कॉल द फर्स्ट फेज बिल्डिंग द फाउंडेशन, प्लान्स 1 and 3. फर्स्ट प्लान 1951-1956. जब देश आजाद हुआ, सबसे बड़ी समस्या थी खाने की. हम फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे थे और महंगाई बहुत ज्यादा थी. इसलिए पहले प्लान का फोकस क्लियर था, एग्रीकल्चर. इसके आर्किटेक्ट थे इकोनॉमिस्ट KN राज, और ये प्लान सुपर सक्सेसफुल रहा. इसने टारगेट से ज्यादा ग्रोथ अचीव की. सेकेंड प्लान 1956-61. अब पेट भरने की चिंता थोड़ी कम हुई तो फोकस शिफ्ट हुआ हैवी इंडस्ट्रीज पर. ये फेमस नेहरू महालनोबिस मॉडल पर बेस था. आइडिया था कि अगर हम मशीन्स, स्टील और पावर प्लांट्स बनाएंगे तो बाकी इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी. राइट. थर्ड प्लान 1961-66. यहाँ इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की गई. गोल था एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी बनाना. लेकिन ये प्लान मुश्किलों से भर गया. 1962 में चाइना के साथ हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ और बुरा मॉनसून. इकोनॉमी लड़खड़ा गई और इंडिया को IMF से पहली बार लोन लेना पड़ा. इसके बाद आया द ट्रबल्ड फेज 1966-1979. प्लान हॉलिडे 1966-1969. वॉर्स, महंगाई और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से फोर्थ प्लान टाइम पर शुरू नहीं हो पाया. इसलिए 3 साल तक एनुअल प्लान्स चलाए गए. ये एक प्रैग्मेटिक पॉज था. ओके. फोर्थ प्लान 1969-74. इसका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. इस दौरान बहुत बड़े डिसीजंस लिए गए. 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत और 1973 का ऑयल शॉक, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिला दी. ओह यस. फिफ्थ प्लान 1974-79. इसका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. लेकिन पॉलिटिकल टर्मोइल के कारण जनता पार्टी गवर्नमेंट ने इसे 1 साल पहले ही 1978 में खत्म कर दिया. फिर शुरू हुआ द कमबैक फेज विद अ न्यू फोकस, प्लान 6-7. सिक्स्थ प्लान 1980-85. यहाँ पहली बार पॉवर्टी पर डायरेक्ट अटैक किया गया. स्लोगन था गरीबी हटाओ. पहले के ट्रिकल डाउन अप्रोच को छोड़कर स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स जैसे IRDP, NREP शुरू हुए जो सीधे गरीबों को टारगेट करते थे. सेवेंथ प्लान 1985-90. इसमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पर जोर दिया गया और धीरे धीरे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत इसी प्लान में हुई. और फिर आया द बिग बैंग एंड अ न्यू एरा, प्लान्स 8-12. प्लान हॉलिडे 1990-92. एक बार फिर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी. 8th प्लान 2 साल देर से शुरू हुआ. एस प्लान 1992-97. दिस वाज अ वाटरशेड प्लान. 1991 के हिस्टोरिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स LPG इसी प्लान के आधार पर शुरू हुए. ये राव मनमोहन सिंह मॉडल पर बेस्ड था. यहाँ से इंडिकेटिव प्लानिंग अडॉप्ट की गई. इंडिया WTO का मेंबर बना और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला और ट्रू लैंडमार्क प्लान. 9th प्लान 1997-2002. इस दौरान ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, कारगिल वॉर और न्यूक्लियर टेस्ट्स हुए. चैलेंजेस के बावजूद प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हुई और PM ग्राम सड़क योजना और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए. 10th प्लान 2002-07. टारगेट था एम्बिशियस 8% GDP ग्रोथ का. पावर्टी रेट को 5% कम करने का लक्ष्य था. NREGA और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जैसे गेम चेंजिंग प्रोग्राम्स इसी प्लान में शुरू हुए. 11th प्लान 2007-12. इसका थीम था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. ये ग्लोबल रिसेशन का दौर था, बट इंडिया ने फिर भी इंप्रेसिव 8% ग्रोथ अचीव की. 12th प्लान 2012-17. इसका थीम था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. लेकिन 2014 में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद इस प्लान को उतने जोश से परस्यू नहीं किया गया. एंड इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड. डीमोनेटाइजेशन भी इसी प्लान के दौरान हुआ. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. इन प्लान्स ने इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस बनाया, एग्रीकल्चर को शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस से ट्रांसफॉर्म किया और सोशल इंडिकेटर्स इंप्रूव किए. हर प्लान अपने समय की चुनौतियों, सफलताओं और असफलताओं का रिफ्लेक्शन था. इट वाज अ डायनामिक जर्नी. Now this term plan holiday came up twice. Is it a sign of failure of the planning process? Not necessarily a failure, but more of a pragmatic pause. सोचो अगर तुमने एक 5-year स्टडी प्लान बनाया है और बीच में अचानक एक मेजर फैमिली इमरजेंसी आ जाए, तुम अपने रिजिड प्लान को फॉलो नहीं कर पाओगे. तुम उसे पॉज करके सिचुएशन के हिसाब से शॉर्ट टर्म प्लान बनाओगे. प्लान हॉलिडे वही था. जब देश में वॉर या मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे इश्यूज हो तो लॉन्ग टर्म रिजिड प्लान्स की जगह फ्लेक्सिबल एनुअल प्लान्स बनाए जाते हैं. That's a great way to put it. You said the sixth plan marked a direct attack on poverty. How was this different from what was being done before? देखो, पहले के प्लान्स ट्रिकल डाउन थ्योरी पर आधारित थे. ग्रोथ करो, फायदा अपने आप नीचे तक पहुंच जाएगा. लेकिन 6th प्लान में रियलाइज किया गया कि ये अपना आप नहीं हो रहा है. Right. इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेसिफिक पॉवर्टी अलिविएशन स्कीम्स लॉन्च की गई, जैसे IRDP, जो सीधे गरीब परिवारों को लोन या एसेट्स देती थी. द स्ट्रेटजी शिफ्टेड फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट इंटरवेंशन. Why is the 8th plan 1992-97 specifically called a watershed plan? It sounds so dramatic. Because it marked a fundamental change in the direction of the Indian economy. वाटरशेड का मतलब है एक टर्निंग पॉइंट, जिसके बाद चीजें वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी. Okay. ये 1991 के रिफॉर्म्स के बाद पहला प्लान था. इसने इंडिया को एक क्लोज्ड, कंट्रोल्ड इकोनॉमी से एक ओपन, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ मोड़ दिया. The rules of the game changed forever. Now this is interesting. The 4th plan saw bank nationalization and the 9th plan saw privatization. These are opposite policies. How do you explain this? Exactly. और यही दिखाता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी कोई पत्थर की लकीर नहीं होती. It evolves with the country's needs. 1969 में फोकस सोशल कंट्रोल पर था, ताकि बैंक का क्रेडिट आम आदमी तक, किसानों तक पहुंचे.
By the 1990s, the focus shifted to efficiency and competition, ताकि banks globally competitive बन सकें. दोनों policies अपने-अपने समय के हिसाब से जरूरी समझी गईं. One last term, Janata Party government tried something called a rolling plan. What was that idea? The idea of a rolling plan is that the plan is not fixed for 5 years. हर साल प्लान की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है और अगले साल के टारगेट्स को करंट कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है. So it's flexible. हाँ, वेरी फ्लेक्सिबल. बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि फ्रीक्वेंट चेंजेस से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इंस्टेबिलिटी आ सकती है. Okay, let's practice the first few critical plans. Practice saying the first 3 plan focuses. First plan, agriculture. Second plan, heavy industries. Third plan, balance of both. मिनी रिकैप. इन शॉर्ट 12 5-year प्लान्स ने इंडिया को एक एग्रीकल्चर फोकस्ड इकोनॉमी से एक डाइवर्सिफाइड रिफॉर्म ओरिएंटेड इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म किया. हर प्लान अपनी एक अलग कहानी के साथ. हेडिंग द ब्रेन्स बिहाइंड द प्लान्स. की मॉडल्स. हर प्लान के पीछे एक कोर स्ट्रैटेजी या इकोनॉमिक मॉडल होता था. लेट्स लुक एट द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉन्ट्रास्टिंग मॉडल्स दैट शेप्ड इंडियाज डेस्टिनी. द नेहरू महालनोबिस मॉडल एंड द राव मनमोहन सिंह मॉडल. इसको समझने के लिए इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ सिटी. द नेहरू महालनोबिस मॉडल वाज पहले शहर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील प्लांट्स, पावर स्टेशंस और डैम्स बनाओ. ये ऐसी चीजें हैं जो शहर को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करेंगी. फिर शहर यानी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज अपने आप डेवलप होगा. दिस इज द ट्रिकल डाउन आइडिया. द राव मनमोहन मॉडल वाज शहर के गेट्स खोल दो, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने दो, लिबरलाइजेशन. शहर के अंदर कंपटीशन बढ़ाओ और शहर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर बहुत तेजी से ग्रो करेगा. डीप कंटेंट डिस्कशन. ये 2 मॉडल्स इंडियन इकोनॉमिक थॉट के एवोल्यूशन को परफेक्टली कैप्चर करते हैं. आजादी के समय की जरूरतें अलग थीं, इसलिए पहला मॉडल जरूरी था. 1991 के क्राइसिस के समय की जरूरतें अलग थी, इसलिए दूसरा मॉडल जरूरी हो गया. कोर लॉजिक. लेट्स स्टार्ट विद द नेहरू महालनोबिस मॉडल जो सेकंड एफआईपी का बेस था. इसका कोर आइडिया था बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज पर फोकस करना. कैपिटल गुड्स मतलब मशीन बनाने वाली मशीन्स. अच्छा, सोच ये थी कि अगर हम ये कैपेबिलिटी डेवलप कर लें तो हमें किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगी. इसके साथ साथ इस मॉडल में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट्स की जगह डोमेस्टिक गुड्स बनाना, अ लार्ज पब्लिक सेक्टर और कंज्यूमर गुड्स के लिए स्मॉल स्केल सेक्टर को प्रमोट करना भी शामिल था. अचीवमेंट्स. इस मॉडल ने इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग और वेल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की नींव रखी. भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के स्टील प्लांट्स इसी मॉडल की देन है. इसने सेल्फ रिलायंस को एक आधार दिया. राइट. क्रिटिसिज्म. लेकिन इसकी आलोचना भी हुई. एग्रीकल्चर और कंज्यूमर गुड्स निगलेक्ट हुए, जिससे महंगाई बढ़ी और ट्रिकल डाउन इफेक्ट पर जरूरत से ज्यादा रिलायंस थी, जो कि बहुत स्लो था. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 बीसी मॉडल का हिस्सा था. इसने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में बांटा. शेड्यूल ए एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टेट, शेड्यूल बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड एंड शेड्यूल सी फॉर द प्राइवेट सेक्टर. नाउ लेट्स जंप टू द राव मनमोहन सिंह मॉडल जो 1991 से शुरू हुआ. इसका एम था स्टेट के रोल को फंडामेंटली रीओरिएंट करना फ्रॉम अ कंट्रोलर टू एन एनेबलर और फैसिलिटेटर. इट एम टू डिसमैंटल द सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स एंड परमिट्स, लाइसेंस राज, ओपन अप द इकोनॉमी टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी. रिजल्ट्स. द रिजल्ट्स वर ड्रामेटिक. फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े, एफडीएफआई आया, कंज्यूमर के पास चॉइस बढ़ी और इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन गई. और इसी मॉडल के साथ एक नया कॉन्सेप्ट आया, इंडिकेटिव प्लानिंग, जो 8th 5P से शुरू हुआ. रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट का रोल कमांडर का नहीं रहा. इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट अब डायरेक्ट नहीं करती कि तुम्हें ये फैक्ट्री लगानी है. अच्छा. बल्कि वो अपनी पॉलिसीज के थ्रू इंडिकेट करती है कि किन सेक्टर्स में ग्रोथ की संभावना है, ताकि प्राइवेट सेक्टर वहां इन्वेस्ट करे. इट्स सॉफ्ट प्लानिंग, नॉट हार्ड कमांड एंड कंट्रोल प्लानिंग. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. इन 2 मॉडल्स ने इंडिया की इकोनॉमिक डेस्टिनी को शेप किया. पहला इनवर्ड लुकिंग ग्रोथ से और दूसरा आउटवर्ड लुकिंग ग्रोथ से. Economic models are not rigid ideologies. They are tools that must evolve with the country's changing needs and circumstances. A real world example of import substitution under the Mahalanobis model. A classic example is the Indian automobile industry. Government ने foreign cars जैसे Fiat पर heavy import taxes लगाए. इससे वो महंगी हो गई. Right. साथ ही उन्होंने डोमेस्टिक कंपनीज लाइक हिंदुस्तान मोटर्स फॉर एम्बेसडर एंड प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स फॉर पादमिनी को प्रमोट किया. The idea was that people should buy Indian-made cars instead of imported ones. Got it. Now, why is the Mahalanobis model criticized for focusing so much on basic and capital goods? Isn't building machines a good thing? Building machines is a good thing, but it's a matter of balance. जब आप देश के सारे रिसोर्सेज सिर्फ स्टील प्लांट्स और मशीन फैक्ट्रीज पर लगा देते हैं, तो आम आदमी की डेली यूज की चीजें जैसे ब्रेड, बटर, साइकिल, कपड़े, इन कंज्यूमर गुड्स की कमी हो सकती है. Okay. जब सप्लाई कम होती है और डिमांड उतनी ही रहती है, तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाती है. यही इस मॉडल की एक बड़ी आलोचना थी. Okay, so does indicative planning mean the government has no role left in planning? नहीं, बिल्कुल नहीं. बस रोल बदल जाता है. The government no longer acts like a strict headmaster who gives orders. It acts like a wise friend or a guide. वो बिजनेस के लिए एक अच्छा माहौल थ्रू राइट पॉलिसीज, स्टेबल टैक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है और इंडिकेट करती है कि आने वाले टाइम में सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना देश के लिए अच्छा है. फिर प्राइवेट सेक्टर उस इशारे को समझकर डिसीजन लेता है. What was the compulsion to adopt the Rao Manmohan model in 1991? Why the sudden drastic change? The compulsion was the 1991 balance of payments BOP crisis. As you said in the intro, हमारे पास imports के लिए foreign currency almost खत्म हो गई थी. We were about to default on our international payments. Oh. हमारे पास इकोनॉमी को खोलने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आने देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था.
It was a crisis that was brilliantly converted into an opportunity for deep-rooted reforms. So my final question on this, should we consider the Mahalanobis model a complete failure then? बिल्कुल नहीं। उसे फेलियर कहना a very simplistic view होगा। उसने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक बेस दिया। The IITs, the IIMs, the big steel plants, our space and atomic energy programs, ये सब उसी विजन का हिस्सा थे। Right. इस फाउंडेशन के बिना 1991 के बाद की सर्विसेज लेड ग्रोथ शायद पॉसिबल ही नहीं होती। A great discussion. This is a very important comparison. Now practicing, the Nehru-Mahalanobis model focused on basic industries and import substitution, while the Rao-Manmohan model focused on LPG, liberalization, privatization and globalization. बिल्कुल, मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, महालानोबस मॉडल ने इंडिया की इंडस्ट्रियल नींव रखी और राव मनमोहन मॉडल ने उस नींव और बनी इमारत को ग्लोबल स्टेज पर लॉन्च किया। Achievements and failures of planning. तो 1951 से लेके 2015 तक लगभग 65 साल की प्लानिंग के बाद इट्स टाइम टू लुक एट द रिपोर्ट कार्ड। इंडिया ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन कई चैलेंजेस आज भी वैसे के वैसे हैं। लेट्स लुक एट बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। बिल्कुल, आई लाइक टू थिंक ऑफ इट एज अ स्टूडेंट्स फाइनल रिपोर्ट कार्ड। कुछ सब्जेक्ट्स में A+ हैं, जैसे जीडीपी साइज एंड फॉरेक्स रिजर्व्स, हाँ, और कुछ सब्जेक्ट्स में C या D, जैसे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओवरऑल प्रोग्रेस जरूर हुई है, पर इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत है। दी कंटेंट डिस्कशन। द असेसमेंट ऑफ प्लानिंग नीड्स टू बी बैलेंस्ड। हम ये नहीं कह सकते कि सब अच्छा था या सब बुरा था। And we must remember that in 1947, India started from almost zero base. Colonial rule had completely drained the economy. Core logic. Let's start with the achievements, the A+ subjects. It has increased many, many times over. In 2019, India was the world's 7th largest economy by nominal GDP. And अगर purchasing power parity PPP से देखें तो third largest. Wow. Social indicators, maternal mortality rate MMR and infant mortality rate IMR have come down significantly. Life expectancy बढ़ी है, literacy rate 18% से बढ़कर 74% से ज्यादा हो गया है। Industrial infrastructure. We have built a strong base in core sectors like cement, steel and fertilizers. From a country that depended on food aid, we are now a food surplus nation. Food grains production is at record levels. That's a huge achievement. Forex reserves, जैसा हमने शुरू में कहा, from less than $1 billion in 1991 to substantial levels today. Our IT and software services sector is globally acknowledged as a powerhouse. There's been a massive expansion of universities and colleges like the IITs and IIMs. Now for the failures, the subjects where we got a C or D. It is still rampant. While the percentage has come down, the absolute number of poor people is still very large. Unemployment remains a very serious and persistent problem, especially among the youth. हमने schools और colleges तो बहुत खोल दिए, but the quality of education and learning outcomes are very low. In health, education and economic participation, the gap between men and women is still very steep. R&D, our spending on research and development is not globally competitive. हमारा global exports में share हमारी economy के size के हिसाब से काफी कम है. Despite the green revolution, our per hectare farm productivity is still low compared to many other countries. True. Regional imbalances. Development has been lopsided. कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र और गुजरात बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि कुछ स्टेट्स जैसे बिहार और यूपी पीछे रह गए हैं। एंड फाइनली malnutrition. It continues to haunt about half the children in India. Real world impact. The achievements have made India a global power to reckon with, while the failures remind us every day that we still have a very long and difficult road ahead. The journey of planning is a mixed bag, a story of remarkable successes shadowed by persistent, heartbreaking challenges. This is a very clear contradiction. We are one of the top economies in the world by GDP, but we also have one of the highest numbers of poor people. Why does this contradiction exist? Because the distribution of wealth has been very unequal. Economic growth हुई है, केक बड़ा हुआ है, पर उसका फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचा है. Right. This slice of the top 10% has become very large, while the slice of the bottom 50% has remained very small. यही social justice goal का सबसे बड़ा challenge है. We've built over 700 universities, which is a big achievement, but then you say education quality is low. Why couldn't we manage both quantity and quality? The focus, especially in the initial decades, was more on quantity, expansion, and access, ensuring there is a school or college in every district. Quality control, teacher training और curriculum reform पर उतना ध्यान नहीं दिया गया. हमारा education system rote learning को promote करता है, critical thinking को नहीं. That's the core problem. After the huge success of the Green Revolution, why is our farm productivity still considered low? The Green Revolution was a massive success, but it was limited to a few crops, mainly wheat and rice, and a few regions, Punjab, Haryana, Western UP. अच्छा, बाकी देश में छोटे लैंड होल्डिंग्स, लैक ऑफ इरिगेशन, पुअर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आज भी मौजूद हैं, जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को नीचे रखते हैं. What do you mean by regional imbalances are intensifying? Can you give an example? It means that the economic gap between the richer and poorer states is growing. For example, the per capita income of a state like Goa or Delhi is many times higher than that of a state like Bihar. Okay. So investment, jobs और opportunities भी इन्हीं advanced states में concentrate हो जाते हैं, जिससे पीछे रह गए states और पीछे हो जाते हैं. Development is lopsided. On the positive side, why have we been so incredibly successful in the services sector, especially IT? What was our secret sauce?
They were multiple factors. एक, हमारे पास English speaking, technically educated youth का एक बड़ा pool था, thanks to the expansion of higher education. Right. Though the IT revolution happened globally in the 90s, and India was at the right place at the right time to take advantage of it. 3. Government policies, जैसे software technology parks, ने भी इस sector को बहुत support किया. Okay, let's practice this report card. Practice naming 2 achievements and 2 failures. For example, achievement, strong forex reserves. Failure, high unemployment. Mini recap. In short, planning led to significant economic growth and infrastructure development, but it largely failed to adequately address the core human development issues of poverty, unemployment, and inequality. A. Heading, the 1991 turning point. LPG reforms. PG reforms. B. अब आते हैं उस साल पर जिसने इंडिया की इकोनॉमिक कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया. जुलाई 1991. इंडिया ने मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च किए, जिन्हें हम जानते हैं LPG के नाम से. दैट्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इसका एम था मार्केट फोर्सेस और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना. कंटेंट डिस्कशन, रीजंस टू रिफॉर्म. सो ये रिफॉर्म्स क्यों किए गए? कई रीजंस थे. एक, इंडियन इकोनॉमी अब मैच्योर हो चुकी थी और प्राइवेट सेक्टर अब एक बड़ा रोल निभाने के लिए केपेबल था. 2, 1980 में ये साफ हो गया था कि हमारा पुराना मॉडल हाई ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पा रहा. और 3, ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट होने के क्लियर फायदे दिख रहे थे. एक्सेस टू कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड न्यू मार्केट्स. The crisis. लेकिन इन रिफॉर्म्स का ट्रिगर था एक गहरा संकट. जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और द गल्फ वॉर, जिससे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ने एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट किया. हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे. Oh my God. लेकिन उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया. The LPG strategy. The core idea was to replace the old, closed, over-regulated, state-dominated structure with an open, competitive, market-friendly one. Liberalization का मतलब था रूल्स और रेगुलेशंस को कम करना. प्राइवेटाइजेशन का मतलब था पब्लिक सेक्टर कंपनीज में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाना या उन्हें बेचना. और ग्लोबलाइजेशन का मतलब था इंडियन इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ना. इनिशियल फियर्स. उस वक्त लोगों में बहुत डर था. डर था कि फॉरेन कंपनीज आकर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को तबाह कर देंगी. डर था कि बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, गरीबी बढ़ जाएगी और हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी. और इनमें से कुछ डर, जैसे जॉबलेस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, कुछ हद तक सच भी साबित हुए. टारगेट एरियाज. द रिफॉर्म्स टारगेटेड सेवरल एरियाज. सबसे पहले लाइसेंस राज को डिसमेंटल करना, पब्लिक सेक्टर को रिफॉर्म करना, फिस्कल डिसिप्लिन लाने के लिए FRBM एक्ट, मॉनेटरी पॉलिसी को मॉडर्नाइज करने के लिए MPC, बैंकिंग सेक्टर को डीरेगुलेट करना और रुपये को फ्री फ्लोट की तरफ ले जाना. रिजल्ट्स. द रिजल्ट्स वर नथिंग शॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक. 90s और 2000s में इंडिया ने हाई ग्रोथ रेट्स देखे. BOP क्राइसिस सॉल्व हो गया. सर्विसेज सेक्टर, खासकर IT में बूम आया. आम कंज्यूमर के पास चॉइसेस बढ़ गईं, कार्स से लेके मोबाइल फोन्स तक. और इंडियन कॉर्पोरेट्स जैसे टाटा और रिलायंस ने ग्लोबल स्टेज पर बड़े एक्विजिशंस करना शुरू किया. Let's do a quick cross questioning on this. What exactly was this license raj that was dismantled? It sounds like something from the British era. लाइसेंस राज आजाद इंडिया की देन थी. ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें बिजनेस शुरू करने, उसे एक्सपैंड करने या नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कॉम्प्लेक्स लाइसेंसेज और परमिशंस लेने पड़ते थे. इसने एंटरप्रेन्योरशिप का गला घोंट दिया था और करप्शन को बढ़ावा दिया था. इसे खत्म करना प्राइवेट सेक्टर को आजाद करने के लिए सबसे जरूरी कदम था. You mentioned reforms with a human face. What did that phrase mean? It was a very important phrase used by Dr. मनमोहन सिंह. इसका मतलब था कि हम इकोनॉमी को खोल तो रहे हैं, बट हम गरीबों को नहीं भूलेंगे. The goal was to ensure that सोशल सेक्टर पर खर्च, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा, ताकि रिफॉर्म्स का फायदा सब तक पहुंचे. What is the key difference between FII and FDI? Both started flowing into India after the reforms. ये याद रखना दोस्त, FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब होता है जब एक फॉरेन कंपनी इंडिया में फिजिकल एसेट्स जैसे फैक्ट्री या ऑफिस बनाने में इन्वेस्ट करती है. ये एक लॉन्ग टर्म स्टेबल इन्वेस्टमेंट है. Okay. FII या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट तब होता है जब फॉरेन फंड्स हमारे स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं. ये शॉर्ट टर्म होता है और इसे हॉट मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये संकट के समय तेजी से देश से बाहर जा सकता है. Why are reforms often sequenced into first generation and second generation reforms? Because all reforms are not equal. कुछ रिफॉर्म्स आसान होते हैं और उनके लिए नए कानून बनाने की जरूरत नहीं होती, जैसे लाइसेंस राज को खत्म करना. इन्हें फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कहते हैं. Right. उनकी सफलता से कॉन्फिडेंस और पॉलिटिकल कंसेंसस बनता है. इसके बाद सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की बारी आती है, जो ज्यादा डिफिकल्ट और पॉलिटिकली सेंसिटिव होते हैं, जैसे GST, लेबर रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स, जिनके लिए पार्लियामेंट में कानून पास करना पड़ता है. So, final question. Did the 1991 reforms solve all of India's problems? Absolutely not. उन्होंने BOP क्राइसिस सॉल्व किया और ग्रोथ को अनलीश किया, नो डाउट. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस और पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे प्रॉब्लम्स बनी रहीं और कुछ मामलों में बढ़ भी गईं. Reforms are a continuous process, not a one-time magic pill. ये हो गया. Okay. Let's practice the mantra of this new era. Practice saying,
The 1991 reforms are known as LPG, liberalization, privatization, and globalization. F mini recap. In short, the 1991 reforms fundamentally shifted India's economic model from a state-controlled one to a market-led one, unlocking high growth potential but also creating new challenges. इस मॉडल के साथ मैन्युफैक्चरिंग पर इतना हेवी एम्फेसिस होने के बावजूद इंडिया कभी चाइना या साउथ कोरिया जैसा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस क्यों नहीं बन पाया? Why did we miss the manufacturing bus? Content discussion. The foundation was laid. The second FYP was manufacturing centric. हमने शुरुआत सही दिशा में की थी. So what went wrong? Reasons for stagnation. Let's group the reasons into three main buckets to understand them better. पॉलिसी पैरालिसिस. हमारी अपनी पॉलिसीज ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई. इसमें सबसे पहला कल्प्रिट था लाइसेंस परमिट राज. Laws like the IDRA 1951 and MRTP Act 1969 ने बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया था. इसी बकेट में दूसरा रीजन था रिजर्वेशन फॉर MSMEs. ये सुनने में अच्छा लगता है, बट इट क्रिएटेड अ मॉरल हैजर्ड. छोटे इंडस्ट्रीज को इतने बेनिफिट्स दिए गए कि उन्होंने बड़े होने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया. और तीसरा रीजन था रिजिड लेबर लॉज. इन कानूनों ने कंपनीज के लिए जरूरत पड़ने पर वर्कर्स को ले ऑफ करना बहुत मुश्किल बना दिया. इसलिए कंपनीज ने लार्ज स्केल पर परमानेंट वर्कर्स हायर करने से परहेज किया. बकेट 2 वीक फाउंडेशंस. हमने मैन्युफैक्चरिंग की इमारत तो बनानी चाहिए पर उसकी नींव कमजोर रखी. इसमें पहला रीजन था इनएडिक्वेट ह्यूमन कैपिटल. हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एजुकेशन और हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं दिया. बिना एक स्किल्ड और हेल्दी वर्कफोर्स के आप वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते. एब्सोल्युटली. दूसरा रीजन था इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स. क्रॉनिक शॉर्टेजेस ऑफ पावर, खराब सड़कें, इनएफिशिएंट पोर्ट्स, ये सब मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ाते हैं. बकेट 3 एक्सटर्नल शॉक्स एंड स्क्यूड इंसेंटिव्स. इसमें पहला रीजन था अ लैक ऑफ FDI एंड कंपटीशन. हमने अपनी इकोनॉमी को बहुत लंबे समय तक बंद रखा, जिससे न तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, न ही हमारी कंपनीज को कॉम्पिटिटिव बनने की जरूरत महसूस हुई. राइट. और दूसरा रीजन था कंपटीशन फ्रॉम चाइना. जब हमने 90s में इकोनॉमी खोली, तब तक चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन चुका था. उसके सस्ते प्रोडक्ट्स ने हमारी कई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जैसे टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेल्स को तबाह कर दिया. कैन यू एक्सप्लेन दिस मॉरल हैजर्ड ऑफ MSMEs अ बिट मोर? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. बिल्कुल. सोचो, गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है कि जो भी शॉपकीपर 10 से कम एम्प्लॉय रखेगा उसे टैक्स में छूट मिलेगी. लेकिन जैसे ही वो 11th एम्प्लॉय हायर करेगा, वो छूट खत्म हो जाएगी. ओके. अब एक स्मार्ट शॉपकीपर क्या करेगा? वो हमेशा 9 एम्प्लॉय रखेगा. वो अपने बिजनेस को ग्रो ही नहीं करेगा ताकि बेनिफिट्स मिलते रहें. यही मॉरल हैजर्ड इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ. हमारी पॉलिसीज ने अनजाने में कंपनीज को हमेशा छोटा रहने के लिए इंसेंटिवाइज किया. And what does deindustrialization due to Chinese imports mean in simple terms? इट मीन्स कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बंद हो गई क्योंकि वो इंपोर्टेड चाइनीज गुड्स की कीमत से कम्पीट नहीं कर पाई. फॉर एग्जाम्पल, लुधियाना में एक साइकिल पार्ट्स बनाने वाला मैन्युफैक्चरर शायद बिजनेस से बाहर हो गया क्योंकि मार्केट में उससे बहुत सस्ते चाइनीज साइकिल पार्ट्स आ गए. इससे उस सेक्टर में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हो गई, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. India's ease of doing business ranking has improved a lot in recent years. Will that finally help manufacturing? Yes, definitely. It's a step in the right direction. An improved ranking का मतलब है कि आप फैक्ट्री लगाने के लिए परमिट्स लेना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना, कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स करना आसान हो गया है. ये सब मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को कम करते हैं. इनिशिएटिव्स जैसे मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI भी इसी दिशा में कदम है. बट वी हैव अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू. So is it too late for India to become a manufacturing hub? इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. हम शायद लो स्किल मास मैन्युफैक्चरिंग वाली ट्रेन मिस कर चुके हैं जो अब वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों में जा रही है. बट इंडिया हाई स्किल टेक्नोलॉजी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और डिफेंस इक्विपमेंट में एक बड़ा प्लेयर बन सकता है. The game has changed, so our strategy also needs to change. So what were the biggest hurdles? If I had to pick two, I would say the internal hurdle of the license raj and the external hurdle of competition from China. One killed our initiative from the inside, the other challenged us from the outside. Okay, let's practice the key hurdles. Practicing rigid labor laws, infrastructure bottlenecks, and the license raj were major hurdles for manufacturing in India. F. Mini recap. In short, despite an early start and a huge domestic market, a combination of bad policies, weak foundations, and external competition prevented India's manufacturing sector from reaching its true potential. A. Heading India superpower, the services sector. B. तो अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गया तो हमारी ग्रोथ स्टोरी का हीरो कौन बना? The answer is the services sector. और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इस मामले में बहुत यूनिक है दोस्त. हमने क्लासिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज को स्किप कर दिया. We took a leapfrog, jumping directly from an agriculture-based economy to a services-led growth model. The numbers speak for themselves. The services sector contributes around 55% to India's GDP. ये हमारी इकोनॉमी का इंजन है. Reasons for the jump. So why did this unique jump happen? Reasons for the jump. पहला, लैंड एक्विजिशन इश्यूज. जैसे हमने डिस्कस किया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत जमीन चाहिए जो इंडिया में एक सेंसिटिव इशू है. एक IT कंपनी एक बिल्डिंग से ऑपरेट कर सकती है, बट एक स्टील प्लांट के लिए पूरा गांव एक्वायर करना पड़ता है. सर्विसेज सेक्टर को इस हर्डल का सामना कम करना पड़ा. दूसरा, गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 90s फेवर्ड सर्विसेज. उन पर टैक्सेशन कम था. तीसरा, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी, सर्विसेज की डिमांड बढ़ी.
हेल्थ, एजुकेशन, फिनेंस, टूरिज्म। राइट। चौथा, लिबरल ट्रेड एंड एफडीआई पॉलिसीज सर्विसेज सेक्टर के लिए जल्दी अडॉप्ट की गई। और पांचवा, द बिग वन, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। द डिजिटल रेवोल्यूशन, टेलीकॉम कनेक्टिविटी और केपीओज का राइज इंडिया की स्ट्रेंथ्स आर लार्ज, इंग्लिश स्पीकिंग, स्किल्ड मैन पावर के लिए परफेक्ट मैच था। और इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी है। It's estimated that for every one job created in the IT sector, 4 other jobs are created elsewhere in the economy. Transport, housing, retail, hospitality. वाओ। वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एजाज घानी का इस पर एक फैसिनेटिंग व्यू है। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के कारण अब सर्विसेज भी गुड्स की तरह ट्रांसपोर्टेबल, ट्रेडेबल और स्केलेबल हो गई हैं। पुराना व्यू कि सर्विसेज एक्सपोर्ट नहीं हो सकती अब डेड हो चुका है। This gives India a unique historic opportunity to grow. Can you explain the classical pattern of development again? Sure, the classical pattern जो आमतौर पर सभी डेवलप्ड देशों ने फॉलो किया है, एक 3 स्टेज प्रोसेस है। स्टेज 1, इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर निर्भर होती है। स्टेज 2, डेवलपमेंट के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मेन ड्राइवर बनती है। लोग गांव से शहरों में आते हैं। स्टेज 3, एक मैच्योर इकोनॉमी में सर्विसेज सेक्टर लीड ले लेता है। इंडिया ने स्टेज 2 को आधी अधूरी तरह से पार करके सीधे स्टेज 3 पे जंप कर दिया। What is knowledge process outsourcing or KPO? How is it different from the more common term BPO? बीपीओ या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में आमतौर पर रूटीन टास्क आते हैं, जैसे कस्टमर सर्विस कॉल्स या डेटा एंट्री। Okay. केपीओ या नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में हाई स्किल्ड नॉलेज बेस्ड वर्क होता है, जैसे फाइनेंशियल रिसर्च, इंजीनियरिंग डिजाइन, लीगल सर्विसेज या फार्मास्यूटिकल R&D। इंडिया बीपीओ से आगे बढ़कर अब केपीओ का एक मेजर ग्लोबल हब है। This multiplier effect sounds great. Can you give a real world example of how it works? यस, इट्स वेरी रियल। सोचो गुरुग्राम में एक नई आईटी कंपनी खुलती है जिसमें 5,000 लोग काम करते हैं। अब ये 5,000 हाई इनकम एम्प्लॉयज को रहने के लिए अपार्टमेंट्स चाहिए, कंस्ट्रक्शन जॉब्स, आने जाने के लिए कैब्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट जॉब्स, खाने के लिए रेस्टोरेंट्स चाहिए, हॉस्पिटैलिटी जॉब्स और शॉपिंग के लिए मॉल्स चाहिए, रिटेल जॉब्स। Right. देखा, एक आईटी जॉब ने इनडायरेक्टली कई और जॉब्स क्रिएट किए। So is it a problem that we skipped the manufacturing phase and jumped to services? Sounds like we found a smart shortcut. इट्स अ ह्यूज डिबेट दोस्त। शॉर्टकट तो है, पर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। द प्रॉब्लम इज दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन क्रिएट मिलियंस ऑफ जॉब्स फॉर लो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स, जिनकी इंडिया में भरमार है। हाई एंड सर्विसेज सेक्टर जैसे आईटी या फाइनेंस अक्सर हायर एजुकेशन और स्पेसिफिक स्किल्स मांगता है। इसलिए हमारा सर्विसेज लेड पाथ शायद सबके लिए जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। So what's the future? Can we rely only on services? The consensus is no. For a country of our size, we need both a strong manufacturing sector and a strong services sector. They need to grow together. Services can be the main engine, but manufacturing has to be the other powerful engine for us to create jobs for all our youth. E. Let's practice this unique point about India's journey. Practice saying, India's growth was uniquely led by the services sector, leapfrogging the traditional industrial phase. F mini recap. In short, a combination of unique domestic conditions, favorable policies, and the global tech boom made the services sector the primary and powerful engine of India's economic growth. Guiding the new guard, नीति आयोग। Right. तो 2014 तक 12 5-year प्लान्स हो चुके थे। Okay. फिर 2015 में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा चेंज किया। उन्होंने 65 साल पुरानी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक नई बॉडी बनाई, नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। Right. ये एक प्लानिंग बॉडी नहीं बल्कि एक पॉलिसी थिंक टैंक है। Right. Content discussion. Reasons for replacement. ये चेंज क्यों जरूरी था? पहला, जैसा हमने देखा, इकोनॉमी अब मार्केट डोमिनेटेड हो चुकी थी, तो पुराना सेंट्रलाइज प्लानिंग का स्टाइल आउटडेटेड हो गया था। दूसरा, एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, दिल्ली में बैठकर बिहार और गोवा दोनों के लिए एक ही प्लान बनाना एक डाइवर्स देश जैसे इंडिया के लिए काम नहीं कर रहा था। और तीसरा, स्टेट्स को पॉलिसी मेकिंग में एक ग्रेटर, मोर इक्वल रोल देने की जरूरत थी। यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आइडिया है। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर प्लानिंग कमीशन से काफी अलग है। इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है गवर्निंग काउंसिल। इसमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। ओके। फुल टाइम फ्रेमवर्क में एक वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं। एक सीईओ होता है जिसे पीएम अपॉइंट करते हैं, और इसमें रीजनल काउंसिल्स बनाने का भी प्रोविजन है जो स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज को एड्रेस करती हैं। 2 हब्स। एट इट्स कोर, नीति आयोग के 2 मेन काम हैं जो उसके 2 हब्स करते हैं। टीम इंडिया हब सेंटर और स्टेट्स के बीच एंगेजमेंट का काम देखता है, और नॉलेज एंड इनोवेशन हब इसकी थिंक टैंक कैपेबिलिटीज को बिल्ड करता है। रिसर्च, इनोवेशन, नॉलेज शेयरिंग। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसका मेन गोल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, इस सोच के साथ कि स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन। ये डेवलपमेंट के लिए बॉटम अप अप्रोच प्रमोट करता है, यानी प्लान्स विलेज लेवल से बनकर ऊपर आने चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे थोपे जाने चाहिए। ये गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस देता है, और ये गवर्नमेंट को एक एनेबलर के रूप में देखता है, ना कि प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट। So what exactly is this concept of cooperative federalism? It sounds good, but what does it mean in practice? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि सेंटर और स्टेट्स एक टीम की तरह काम करें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये पुराने टॉप डाउन मॉडल से अलग है, जिसमें सेंटर बड़े भाई की तरह स्टेट्स को डायरेक्ट करता था। Right. नीति आयोग इस कोलैबोरेशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है।
फॉर एग्जाम्पल, किसी नेशनल पॉलिसी पर डिसीजन लेने से पहले गवर्निंग काउंसिल में सभी सीएम्स उस पर डिस्कस करते हैं। And what does a bottom-up approach to development actually look like? एक टॉप डाउन प्लानिंग कमीशन मॉडल का मतलब है कि प्लान्स बने हैं दिल्ली में और वो भेज दिए गए स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को। Okay. एक बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि प्लान्स की शुरुआत गांव से होनी चाहिए। ग्राम पंचायत अपनी जरूरतों के हिसाब से प्लान बनाए, फिर उन्हें ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पर एग्रीगेट किया जाए। इट्स अबाउट empowering local communities to decide their own development priorities. Why did India suddenly need a think tank instead of a planning body? What changed? The nature of the economy changed. एक मार्केट लेड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का काम कमांड एंड कंट्रोल करना नहीं है। उसका काम है फ्यूचर के बारे में स्ट्रेटेजिकली सोचना, ग्लोबल ट्रेंड्स को पहचानना और देश के लिए सही पॉलिसी डायरेक्शन प्रोवाइड करना। एक थिंक टैंक आपसे यही काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है, नॉलेज, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक एडवाइस प्रोवाइड करना। This is more relevant today than creating rigid 5-year plans. So is Niti Aayog just a planning commission with a new name? A lot of people say that. नहीं, ऑन पेपर इट्स फंडामेंटली डिफरेंट। जैसा हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका रोल एडवाइजरी है, फाइनेंशियल नहीं। इसमें स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसका फोकस रिजिड प्लान्स बनाने पर नहीं बल्कि डायनामिक पॉलिसी मेकिंग पर है। It's a different beast altogether. And what's the role of the CEO of Niti Aayog? The CEO is like the administrative head of the institution. He is responsible for the day-to-day functioning of Niti Aayog, managing its various verticals and ensuring that the decisions taken by the governing council and the chairperson are implemented. He plays a crucial role in connecting the political leadership with the expert body. Okay, let's get this new institution's role clear. Practice saying, Niti Aayog is a policy think tank that replaced the Planning Commission to foster cooperative federalism and a bottom-up approach to development. Mini recap. In short, Niti Aayog was created to shift the government's role from a centralized planner to a strategic advisor, promoting a collaborative, bottom-up, and state-inclusive approach to development. A. Heading: Niti Aayog vs Planning Commission, the showdown. B. तो अब आते हैं सबसे important सवाल पर. How is Niti Aayog really fundamentally different from the Planning Commission? And more importantly, is it actually better? Let's analyze. D. Content discussion. Let's list the 4 biggest differences. 1. State representation. ये सबसे बड़ा structural difference है. नीति आयोग में एक गवर्निंग काउंसिल है जिसमें सभी सीएम्स फुल मेंबर्स हैं। प्लानिंग कमीशन में ऐसी कोई फॉर्मल बॉडी नहीं थी जहां स्टेट्स डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हों। Okay. 2. प्लानिंग रोल। नीति आयोग की सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। द 5-year plans have been abolished. अब ये 15-year विजन, 7-year स्ट्रेटजी और 3-year एक्शन एजेंडा बनाता है। 3. एलोकेटिव फंक्शंस। दिस इज द गेम चेंजर। प्लानिंग कमीशन के पास स्टेट्स को प्लान फंड्स एलोकेट करने की पावर थी, इससे वो बहुत पावरफुल था। नीति आयोग के पास ऐसी कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है। इट इज अ प्योरली नॉन एलोकेटिव एडवाइजरी बॉडी। Right. 4. रीजनल काउंसिल्स। नीति आयोग में प्राइम मिनिस्टर को स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज के लिए रीजनल काउंसिल्स बनाने की पावर है, जिसमें उस रीजन के सीएम्स होंगे। प्लानिंग कमीशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। क्रिटिकल अप्रेजल। तो ये बेहतर है या नहीं? सपोर्टर्स कहते हैं कि नीति स्टेट्स के साथ एक ज्यादा इक्वल रिलेशनशिप बनाता है, उन्हें एम्पावर करता है और एक मॉडर्न मार्केट इकोनॉमी के लिए बेटर सूटेड है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। इस इक्वालिटी का एक एग्जांपल है सब ग्रुप्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स बनाना, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर रिकमेंडेशंस देते हैं। नीति's achievements. What has it actually done so far? जैसा हमने कहा, it has created a 15-year vision map, a 7-year strategy and a 3-year action agenda. ओके। इसने कई इंपॉर्टेंट इंडिसेस डेवलप किए हैं जो स्टेट्स को हेल्थ, एजुकेशन और वाटर मैनेजमेंट पर रैंक करते हैं। इससे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिलता है। ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को पुश कर रहा है और अटल इनोवेशन मिशन चला रहा है। Okay, that's clear. But why was removing the financial powers of the planning commission so important? पावर छीन लेने से नीति आयोग कमजोर नहीं हो गया। पावर छीन लेने से नीति आयोग का कैरेक्टर बदल गया। प्लानिंग कमीशन की पावर टू गिव मनी ने एक अनइक्वल रिलेशनशिप बना दी थी। सेंटर डोनर था और स्टेट्स रिसिपिएंट थे। आई सी। स्टेट्स अक्सर फंड्स के लिए प्लानिंग कमीशन के सामने भीख मांगते हुए महसूस करते थे। नीति आयोग को नॉन एलोकेटिव बॉडी बनाकर रिलेशनशिप को एक पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स में बदल दिया गया है। अब फाइनेंशियल एलोकेशंस का काम फाइनेंस कमीशन देखता है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। You mentioned Niti Aayog is helping implement the Sustainable Development Goals. What is its specific role here? नीति आयोग इंडिया में एसडीजीज को अचीव करने के लिए नोडल बॉडी है। ये 17 ग्लोबल गोल्स, पॉवर्टी, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा पर हर स्टेट की प्रोग्रेस को ट्रैक करता है, उन्हें रैंक करता है और उन्हें इन गोल्स को पूरा करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज डिजाइन करने में हेल्प करता है। So it creates a 15-year vision instead of a 5-year plan. How is that different? Isn't it just a longer plan? नहीं, एक 5-year प्लान एक रिजिड डॉक्यूमेंट था जिसमें फिक्स्ड टारगेट्स और फाइनेंशियल आउटलेज होते थे। The 15-year vision is a more flexible, long-term strategic document that sets a broad direction for the country. Okay. It is not binding. It is supplemented by a more concrete 7-year strategy and a 3-year action agenda. ये system ज़्यादा adaptable है। So it all sounds great on paper, a collaborative think tank, but what's the criticism against Niti Aayog? Does it actually have any teeth? Or is it just a glorified debating club since it can't allocate money? That is the main criticism. Critics कहते हैं कि बिना financial power के ये toothless है।
इसकी recommendations को मानना या ना मानना स्टेट्स पे डिपेंड करता है। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक की जगह गवर्नमेंट का माउथपीस बन गया है, बट इसके सपोर्टर्स कहते हैं कि इसका असली पावर पर्सुएशन और कोलैबोरेशन में है, ना कि कमांड में, और यही 21st सेंचुरी इंडिया के लिए सही मॉडल है। The jury is still out on this. One final question. Has the bottom-up planning approach really taken off? Are Gram Panchayats actually making plans that are being used? The framework is in place, but the reality on the ground is still a work in progress. कई states में ग्राम पंचायत के पास प्लानिंग के लिए कैपेसिटी और रिसोर्सेज की कमी है. So while the intent of bottom-up planning is right, making it truly effective is the next big challenge for Niti Aayog and for India. This is the key takeaway, dost. Practice saying the key difference is that the Planning Commission had financial powers to allocate funds and impose plans, whereas Niti Aayog is a non-financial advisory body that works with states. Right. Mini recap in short. Niti Aayog represents a fundamental shift towards a decentralized, non-financial, and advisory model of governance, unlike the centralized, financially powerful, and prescriptive Planning Commission. Wow, that was a very long and detailed journey through 70 years of Indian economic history. चलो आज की पूरी चर्चा को क्विकली रिकैप करते हैं। The broad micro theme was भारत की आर्थिक यात्रा, योजना से नीति तक। बिल्कुल, हमने शुरुआत की अ प्लान्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से और देखा कि कैसे आजादी से पहले ही विश्वेश्वरैया, नेहरू और JRD टाटा जैसे लोगों ने प्लानिंग के बीज बो दिए थे। फिर हमने देखा कि कैसे इंडिया ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाया जिसके 4 पिलर्स थे: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस। उसके बाद हमने 12 5-ईयर प्लान्स की पूरी रोलर कोस्टर जर्नी तय की। एग्रीकल्चर से हेवी इंडस्ट्री, गरीबी हटाओ से लेकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तक, हर प्लान की अपनी एक अलग कहानी थी। Absolutely. हमने 2 की मॉडल्स को समझा, नेहरू महालनोबिस का इनवर्ड लुकिंग सेल्फ रिलायंट मॉडल और राव मनमोहन का आउटवर्ड लुकिंग ओपन इकोनॉमी मॉडल। Yes. फाइनली हमने प्लानिंग कमीशन के एंड और नीति आयोग के राइज को एनालाइज किया, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और बॉटम अप डेवलपमेंट पर फोकस करता है। Perfect summary. Now for our listeners, here are 6 short content probes for self-presentation. Try answering them out loud. 1. Explain the difference between a command economy and a mixed economy, with one example for each. 2. Name any 3 pre-independence economic plans and their main focus. 3. What was the core idea of the Nehru-Mahalanobis model and what was its biggest criticism? 4. Why is the 8th 5-year plan considered a watershed plan? 5. List 3 key reasons why India's manufacturing sector did not grow as expected. 6. How is Niti Aayog fundamentally different from the Planning Commission in terms of financial powers and its relationship with states? And here's today's challenge for you, दोस्त. अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को 2 मिनट में 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स LPG की कहानी सुनाओ। एक्सप्लेन करो कि वो क्यों जरूरी थे और उनका तुम्हारी लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ा, फ्रॉम द ब्रांड्स यू यूज टू द करियर चॉइसेस यू हैव। ऑसम। उम्मीद है इस डिटेल्ड डिस्कशन में तुम्हें मजा आया होगा और इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आई होप सो टू। अगर तुम इस जर्नी से फैसिनेट हुए हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें सबसे सरप्राइजिंग या इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच डीप एक्सप्लोरेशंस। अगली बार मिलते हैं।